नमस्कार। आज वर्ल्ड फ्रोज़न डे के अवसर पर IRES इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिकल सोसाइटी के द्वारा आयोजित एक वेबिनार में एक एज ए गेस्ट स्पीकर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके कुछ ग्लिम्सेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो हम फूड प्रिपेयर करते हैं, जो ये हम फ्रोज़न फूड बना रहे हैं, एक हमें इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि वो फ्रोज़न फूड किस तरीके से बन रहा है और आयुर्वेद में इस तरीके के भोजन को क्यों कंडम करा गया है, क्यों कहा गया कि हमें फ्रेश फूड ही खाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मुझे ये लगता है कि फ्रोज़न फूड का जो मार्केट है वो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और मार्केट इंक्रीज करने का मतलब होता है कि जिसमें हमें इंडस्ट्रियल मेथड्स से कोई ना कोई मुनाफा हो रहा हो। तो जैसा हमारे आंकड़े बताते हैं कि लगभग 250 बिलियन तक इसका 2020 में मार्केट था और संभावना है कि अगले 5 सालों में ये लगभग 366 बिलियन तक ये मार्केट क्रॉस कर जाएगा। हम देखते हैं कि जो चीज हम मार्केट में जो MNCs होती हैं वो इंक्रीज करना चाहती हैं, उसका हम एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद में कभी भी कोई रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव जैसे शब्द नहीं थे। जहां से जापान से ये जो माइक्रोवेव आया, अब वही जापानीज लोग उस माइक्रोवेव को कंडेम करते हैं। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि हम जैसे जैसे फ्रोजन फूड के मार्केट को बढ़ाना चाह रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप ही कुछ ही वर्षों में इतनी बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे कि हम इसे खुद ही कंडेम करना शुरू कर देंगे। तो एक जैसा कि पवन जी ने हमें 15 मिनट का समय दिया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसी में ही हम इसे समराइज कर लें, क्योंकि आप सभी विद्वजन हैं और सारे लोग आयुर्वेद के परिचित हैं और जानते हैं। तो एक छोटी सी चीज ये है कि हम जो फ्रोजन फूड प्रिपेयर करते हैं उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। नॉर्मली आप देखते हैं कि जो फ्रोजन फूड होता है उसमें से हम एयर को इवैक्यूएट कर लेते हैं और एयर इवैक्यूएट करके हमने फूड को उसके अंदर पैक डाउन कर दिया और जब आपको यूज करना है तब आप उसे डायरेक्टली उसे मील को डालिए गर्म पानी में या वो जिस तरीके से आपको पकाना है और वो रेडी हो जाएगा। होता क्या है कि इस तरीके के फूड मटेरियल को हम 3 स्टेजेस में प्रिपेयर करते हैं। जो पहली स्टेज हमारी कहलाती है वो हमारी होती है प्री ट्रीटमेंट स्टेज, दूसरी फ्रीजिंग स्टेज एंड आफ्टर दैट हम फ्रोजन स्टेज में जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जो भी भोजन है, जब हम उसको अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजारते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। जैसे कि आपने पहले प्री फ्रीजिंग ट्रीटमेंट उसको दिया। अब आप देखते हैं कि आजकल आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर कलर की सब्जियां और फ्रूट्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे नॉर्मली कहना चाहिए एक तरीके से आर्टिफिशियल कलर। और हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम जितनी कलरफुल चीज होती है और जो देखने में सुंदर होती है हम अट्रैक्ट होते हैं। आप फ्रोजन फूड की पैकिंग देखेंगे तो पैकिंग भी इनकी बड़ी अच्छी, कलरफुल और अच्छी बनाते हैं ताकि लोग हैं या बच्चे हैं वो अट्रैक्ट होकर के उसको खरीदें। और दूसरा क्या है कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, हमारी भागम भाग की जिंदगी है, साथ में ये एनर्जी सेविंग है कि हम अपना टाइम किचन में क्यों वेस्ट करें। उतनी देर तो हम कुछ सोशल मीडिया पे लगेंगे या हम और कुछ काम करेंगे। तो हम अपने ऑफिस से जब 10 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी करके आए हैं तो हमने कभी फ्रोजन फूड बना लिया। लेकिन हमें थोड़ा, जब हमें इसके बारे में ज्ञान होगा कि जो चीज आप खा रहे हो उससे क्या नुकसान है, तो इसमें जो हमारी प्री फ्रीजिंग वाली प्रक्रिया है उसमें जो मेथड्स हम यूज करते हैं वो होते हैं डिपिंग या ब्लैंचिंग, या हम यूज करते हैं हीटिंग ट्रीटमेंट्स या फिर साइटो प्रोटेक्शन। इसके बारे में मैं एक एक वर्ड आपको थोड़ा सा बताती जाऊं, क्योंकि YouTube पे जैसे कि आप डाल रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे भी इसको देखते हैं। तो ब्लैंचिंग हम नॉर्मली आप घर में भी यूज करते हैं। बहुत सारी हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, उनको हम गर्म पानी में या स्टीम में उनको ब्लेंच कर लेते हैं ताकि उनके जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं उनको हम रिड्यूस कर पाएं। दूसरे जो हम काम करते हैं इसमें वो हम करते हैं कि हीटिंग ट्रीटमेंट देते हैं। हीटिंग ट्रीटमेंट का मतलब है कि जैसे आपका मीट हो गया या मीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, फिश हो गई, तो उनके ऊपर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है। अब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या हम जो उनकी इनिशियल फर्मनेस होती है मीट के ऊपर, जो आफ्टर थॉइंग प्रोसेस बनती है, उसको करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। फिर थर्ड प्रोसीजर जो हम यूज कर लेते हैं कई बार, वो जो हमारे होते हैं डिपिंग।
जैसे आपने फ्रूट्स को देखा होगा कि जो हमारे केन्ड फ्रूट्स आ रहे हैं, पाइनएप्पल हैं या और भी मार्केट में रेडी फ्रूट्स होते हैं या शुगर सिरप्स होते हैं, उनको हम एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर डिप कर लेते हैं। तो ये हमारे प्री ट्रीटमेंट्स हैं। उसके बाद हम जाते हैं फ्रीजिंग प्रक्रिया पर कि आप जो फ्रीजिंग प्रोसेस है, जैसे हमारे यहाँ आप घर में यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन, ऐसे यदि आपको बहुत हाई लेवल पर इस फ्रोजन फूड को फ्रीज करके रखना है तो उसमें हम कई मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि जैसे आप इधर उसे चाहे तो कॉन्टैक्ट रेफ्रिजरेटर्स में यूज करें कि आपने शेल्फ्स में डाल दिया उसको, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि उसको कम टेम्परेचर पर जहां कोल्ड एयर का फ्लो हो एक साथ, जैसे कि हमने -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर एकदम कोल्ड एयर डाली और कोल्ड एयर डाल करके फिर आपने उसको फ्रीज कर लिया। और या फिर आप क्या करते हैं, हम जो क्रायोजेनिक फ्रीजिंग है जो हम सभी लोग जानते हैं कि उसमें लिक्विड नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके आप उन चीजों को फ्रीज करके रख लेते हैं। होता क्या है कि इन सब प्रोसेस से हम उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं और शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के बाद आप उसके लिए लॉन्ग टर्म तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और जैसा कि एक रूल है हमारा, थंब रूल कह लीजिए, कि यदि आपने किसी चीज को बहुत कम टेम्परेचर पर उसको रख रखा है तो उसकी फ्रीजिंग लाइफ, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि ऊपर हमारे जितना हाइट पर हम जाते हैं बर्फ की तरफ, यदि कोई बॉडी भी वहां पर नीचे दब जाती है तो बहुत टाइम तक सेफ रहती है। तो यही कंसेप्ट मुझे लगता है फ्रोजन फूड में इस्तेमाल करा गया कि यदि आपने माना 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसे फ्रीज कर दिया तो वो लगभग आपका 4 दिन से लेकर के 20 महीने तक वो आपका प्रोटेक्टिव फॉर्म में रहेगा। फिर इसी तरीके से यदि आपने क्या करा कि और ज्यादा उसको डिक्रीज कर दिया टेम्परेचर को, तो वो उस कंडीशन में और ज्यादा दिन तक आपका हो सकता है 2-3 साल तक भी वो फ्रोजन फूड ठीक रहे। लेकिन अब इस तरीके के फूड में जहां जो कि हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में जो हमारा वर्णन है भोजन का, बल्कि कह लीजिए कि एक जो पाक शास्त्र के विषय में कहा गया, इसको शास्त्र कहा गया, पाक कला या पाक शास्त्र। तो कोई किसी भी चीज को शास्त्र या कला हम तब कहते हैं जब उसमें कोई ना कोई एक साइंस छुपी हुई होती है। और वो साइंस क्या है, जो हमारे आचार्यों ने कहा कि भोजन कैसा होना चाहिए। तो हम यदि आयुर्वेद में जाएं तो भोजन हमारा ऐसा होना चाहिए कि उसमें सत्व हो, जो आपके शरीर को स्ट्रेंथ दे, जो बल्य हो, व्रंगण हो, सुपाच्य हो, और साथ में आप जिस रीजन में रह रहे हैं वो उसकी वेजिटेशन हो। स्पेशली जिस ग्लोबल रीजन में आप रह रहे हैं, हर एक व्यक्ति के लिए वहां के लिए एक अलग वेजिटेशन होती है। यदि हम ईस्ट को बिलोंग करते हैं, वेस्ट को या नॉर्थ को या साउथ को, तो हर एक व्यक्ति का वहां के जलवायु के हिसाब से भोजन बताया गया है। या आप देखते हैं जैसे हमारे यहाँ दिनचर्या और ऋतुचर्या का वर्णन है कि दिनचर्या और ऋतुचर्या को यदि आप देखें तो हर एक ऋतु में जो हमारे बुजुर्ग थे वो हर एक डिफरेंट टाइप का भोजन बनाते थे कि भाई ये वाले इस रस के चीजों को आपको इस ऋतु में इस्तेमाल करना है। हमारे 6 रस है, तो हमें दिख रहा है कि यदि सर्दी का मौसम आने वाला है गर्मी के बाद, तो हम उस समय क्या करेंगे, हम किसी को नहीं कहेंगे कि भाई आप ठंडा भोजन करें, हम ये कहेंगे कि आप सूप्स लीजिए, आप इस तरीके की चीजें लीजिए जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो रही है, क्योंकि मेटाबॉलिक फायर आपकी बहुत अच्छी है उस टाइम। या जो ऋतु इस समय चल रही है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि भाई अब हमारा कफ का जो है वो जितना हमारा संचय हो चुका है उसका प्रकोप का समय है। तो आप ऐसा भोजन इस्तेमाल करें कि जिससे कफ की वृद्धि हमारे शरीर में जो हुई है वो और ना बढ़े। लेकिन फ्रोजन फूड के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब हम देखते हैं फ्रोजन फूड को छोड़ करके और भी चीजें हमें पूरे 12 महीने अवेलेबल हो रही हैं। इसी प्रकार से हमारा जो गर्मियों का सीजन होता था तो उसमें हमें कहा जाता था कि भाई इस समय पित्त का वृद्धि होगी तो आप ठंडी चीजों का इस्तेमाल करिए, पुदीना खाइए, वाटरमेलन खाइए या मेलन लीजिए, या जो आपके शरीर में पित्त को कम करे। दूसरा, जो आपका फ्रेश फूड होता है उसमें क्या है, प्राण। और प्राण का मुझे लगता है आयुर्वेद में हमारी जो प्राण वायु कह लीजिए या जो वाइटल एनर्जी है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। यदि हम प्राण की बात करें
तो जब हम ये सारे प्रोसेसेस करते हैं जो मैंने आपको अभी बताए, कि चाहे आप प्री फ्रीजिंग कर रहे हैं, फ्रीजिंग कर रहे हैं या पोस्ट स्टेज में जा रहे हैं, इन डिफरेंट प्रोसेसेस के दौरान हम उस प्राण को, उस वाइटल एनर्जी को डिटेरियोरेट करते जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जब आप खुद भी देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या बताया गया है संस्कार के विषय में, कि संस्कारों ही नाम गुणांतराधानम, कि संस्कार जब आप किसी चीज को प्रोसेस करते हैं तो उससे गुणों की वृद्धि होती है, लेकिन यदि आप प्रोसेस्ड फूड यूज करते हैं तो उसमें गुणों की वृद्धि नहीं होती। वो उस फूड की केवल शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और उसमें से न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को कम करने के लिए केवल गुणांतराधान कर रहे हैं। इसमें हम गुणांतराधान तो कह ही नहीं सकते कि फ्रोजन फूड के अंदर कोई गुणांतराधान हो रहा होगा। दूसरी चीज क्या होती है कि इस तरीके के भोजन में, जहां तक हमारा जो त्रिदोष थ्योरी है वात पित्त कफ की, तो हम कहेंगे कि दोष हमारे इम्बैलेंस हो जा रहे हैं। अधिकतर ऐसे भोजन हमारे शरीर में जाकर के वात की वृद्धि कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे शरीर में ये वाले भोजन है, आपने देखा कि इसमें हमने एस्कॉर्बिक एसिड में डिप करा, किसी को हमने ब्लैंचिंग करा, किसी को थॉइंग करा, जहां हमें मीट को प्रिजर्व करना था तो हमने उसकी एक फर्मिंग करी। तो ये सब प्रोसेस के दौरान हुआ क्या कि आपने जब इस फूड को लॉन्ग टर्म लिया तो आपने अपनी मेटाबॉलिक फायर को धीरे धीरे डिक्रीज कर लिया, या आप कह लीजिए जो आपकी जठराग्नि है, ये जो आपका गट माइक्रो बायोम है, उस सिस्टम को आपने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते करते उसको चेंज ही कर डाला। अब जब आप रूटीन में बहुत लॉन्ग टर्म तक इस तरीके के भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग रूटीन में ही खाते हैं कि एक टाइम हम पे बनाने का समय नहीं है तो हम फ्रोजन फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, या बच्चे हैं जो हमारे कभी हॉट डॉग्स खा रहे हैं, फ्रोजन पिज्जा खा रहे हैं, पोटैटो चिप्स खा रहे हैं, या आपने बस तुरंत डीप फ्रीज्ड फ्रेंच फ्राइज आ रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जाकर के हमारे शरीर में जो आप देख रहे हैं कि एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, बेल्चिंग, इन सब बीमारियों को बढ़ाती जा रही है। उसका कारण यही है कि एक तो हमारा सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, दूसरा हम जो इस तरीके के विरुद्ध आहारों का सेवन कर रहे हैं, वो सब चीजें मिलकर के हमारे शरीर में कोई ना कोई प्रकार से आम की उत्पत्ति कर रही है, स्रोतों का अवरोध कर रही है और हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति कर रही है। जैसा आप जानते हैं कि फ्रोजन फूड लगातार यदि हम लें तो उससे नुकसान क्या है। नंबर 1, हम यदि बात करें तो ये हमारे सोडियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। रूटीन में आपको कितना सोडियम चाहिए? हार्डली 230 मिलीग्राम पर डे। और ये हम देखते हैं कि जो भी इस तरीके के मटेरियल होते हैं उनमें कुछ ना कुछ टेस्ट एनहांसर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। वो सारी चीजें 600 से 800 मिलीग्राम पर डे के अकॉर्डिंग हमें सोडियम बॉडी में रिलीज करती है। तो ये क्या करेंगी? हमें हाइपरटेंशन क्रिएट करती है। उसके साथ साथ ट्रांसफैट्स होते हैं, ट्रांसफैट्स हार्ट डिजीज को पैदा करेंगे, ओबेसिटी को पैदा करेंगे। और इसके अतिरिक्त ये जितनी भी फूड है हमारे, जो एक चीज पाक कला के बारे में कही गई कि आपका जो भोजन बनाते समय भाव होता है, जो मेंटल स्टेटस होता है, या हम जिसे कहते हैं कि माँ के हाथ का खाना, तो वो जो प्यार होता है वो कहीं इस तरीके के फ्रोजन फूड में हमें नजर नहीं आता। तो इसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी कि आप जब लगातार इन चीजों को ले रहे हैं तो एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो गई, आपकी टेस्ट कोई नहीं है। जो डिफरेंट टेस्ट हम कोशिश करते हैं कि जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, हम फ्रेश लीव्स ला रहे हैं। जितने आप 5 स्टार होटल्स में जाइए, या अभी बहुत सारे लोग हम में से कुछ मास्टर शेफ भी देखते होंगे, तो उसमें मैं देखती हूँ कई बार कि वो लोग कोशिश करते हैं कि आपका जो कलर है, जो एरोमा है, जो फ्रेग्रेंस है, या जो फ्रेशनेस है फूड की, वो मेंटेन रहे। तो क्या ये फ्रेशनेस, ये एरोमा, ये उसकी जो कहना चाहिए स्वीटनेस भोजन की, ये हमें फ्रोजन फूड में मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इस कंडीशन में यदि आप लगातार फ्रोजन फूड यूज कर रहे हैं तो आप अपने आप को बीमारियों के गड्ढे में धकेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक तरीके का कर्ज ही है। हाँ, मानवता के लिए हम कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम बून कह के ही इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फाइनली जब उससे रोग उत्पत्ति होने लगती है तब हम उसे कहते हैं कि ये तो कर्ज है। फ्रोजन फूड आपके जीवन के लिए अभिशाप है या वरदान, ये तो आप ही निर्धारित करेंगे। लेकिन
ये जो हमारे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं ये हमारे जीवन के लिए अवश्य ही लाभदायक है, जो हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।